गुनाहों का देवता। चैप्टर 7। एक गमकड़े की शाम। मन उदास, तबीयत उचटी सी। सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और फिर जाने शाम इतनी गर्म थी या सुधा को ही इतनी बेचैनी लगने लगी रही थी। पहले वह जाकर सामने के लॉन में बैठी, लेकिन सामने के मौलसिरी के पेड़ से छोटी छोटी गौरैयों ने मिलकर इतनी जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा उठी। वह इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई ना बोले, कोई ना बात करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हों। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों की ताकत ही नहीं रही तो फिर लेट गई। हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और तभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर के हाथ के एक पुर्जे के लिए तरस गई थी। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि वे लोग कहाँ रह गए हैं या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह हर रोज खाना खाते वक्त रोई। चाय पीना तो उसने उसी दिन से छोड़ दिया था और सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वह इतना फूट फूट कर रोई कि महाराजिन को सिसकती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आँच निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ा। और सुधा की रुलाई देखकर तो महाराजिन के हाथ पांव ढीले हो गए। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी और वह सुधा का मुंह देखती थी। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतजार करती रहीं कि कहीं दोपहर को पापा ना आ जाएं। ग्रेसी से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगल को दोपहर तक जब कोई खबर ना आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बिसरिया से कोई भी बात नहीं की। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, मुंह हाथ धोया और सामने के लॉन में टहलने लगी और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होठ भी स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगलों की धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहाँ चाहती वहाँ की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदन अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरेलियां कर रहा होगा। वहाँ भी दोस्त बना ही लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते थे, यहाँ तक कि महाराजिन, जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी। चंदन का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदन के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंदन की तारीफ करते वह उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बढ़ते। चंदन उसका उन कभी नहीं ला कर देता था। बादामी रंग का रेशम मंगाओ तो केसरिया रंग का ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता था और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेज पोश की कोई डिजाइन बना दो, तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगवाई और चंदन ने कहा, लाओ यह बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिजाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने
उसमें तमाम पान जैसा जाने क्या बना दिया। और जब सुधा ने पूछा यह क्या है, तो बोला लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाद तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज़्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपनी मालिन को दे डाली थी। यह सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, चार मजाक की बातें कर दिए, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली। और सब समझें कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं, लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। यह तो दुनिया को नहीं मालूम। दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है। चंदन की आदतों से अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदन की जरा भी तारीफ ना करे, सब सुधा को ही ज़्यादा अच्छा कहें। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंदन की जी भरकर बुराई कर ले तो उसका मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, तय खाए ले, फिर भीतर लेटो। और बहन लेटे का वक्त नहीं आवा। सहसा महाराजिन ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में डूबी हुई बेहोश आवाज में जवाब दिया, खाए ले बिटिया। खाए पिए छोरे से कस काम चली, आओ उठो। महाराजिन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा न देखकर उठ गई और चल दी खाने। कौर उठाते ही उसकी आंखें में आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया। उसने दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था। उसे 2 कौर खाने के बाद वह महाराजन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे में रहो। महाराजन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया, काहे बिटिया, बाबूजी कुछ हो ना है लिखिन तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराजन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाए, मगर न पापा को ख्याल, न पापा के शिष्य को। और चंदन तो हो ऐसे खराब हैं कि हम क्या करें, ऐसे स्वार्थी हैं। अपने मतलब कि बस सुबह शाम आए और हम या पापा ना मिले तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गया है तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदन की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। और खुद है कि आज लखनऊ, कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं तो बस, और किसी की फिक्र ही नहीं। अब तुम महाराजिन चंदन को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चांद से तो है छोटे बाबू, और कैसा हंस के बातें करत है। माई का जाने कैसे हियाव पड़ा कि उन्हें अलग कह दी हिस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात हुई। उन्हें यही बुलाओ ले तो हम हाथ की खिलाए के 2 महीना में मोटा कर रही। हमें तो से ज़्यादा उसकी ममता लगत है। बीबी जी, बाहर एक मैम पूछत है, यहाँ कोनो डॉक्टर रहत है? हम कहाँ नाही, यहाँ तो बाबूजी रहत है। तो कहत है नहीं, यह मकान आई। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, बैठाओ उन्हें, हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई बाइसिकल रखी थी और एक ईसाई लड़की लोन पर टहल रही है। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी।
कहिए, आप किससे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताते जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उनसे मिल लूँगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? हाँ। आहा, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। चलिए बैठिए। सुधिया ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा, चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वे चौक में हैं, लेकिन आजकल तो वे पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत तारीफ। इतनी तारीफ किसी लड़की करते तो हमने सुना नहीं। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बात था उन्होंने हमारे बारे में? ओह तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बातें करते रहे। आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना टेस्ट टाइप करती हैं, फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य से बहुत शौक नहीं और आप शादी से बेहद नफरत करती हैं और आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। मिस डिक्रूज। ना, आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ तो मिस पम्मी, शायद इसलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी कि आप कहीं आती जाती नहीं। वह लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है, सुधा बोली। नहीं, वह ठीक सोचता है, पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इसी नतीजे पर पहुंची कि 14 बरस से 34 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए। पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मेम के मुंह से यह बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं और जो कोई भी चार मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता। और इस उम्र में जो कोई भी ऐरा गैरा उनके संसर्ग में आ जाता है उसे वे प्यार का देवता समझने लगती हैं। और नतीजा ये होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि जिंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यह विचार है कि या तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादियां करें जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाएं, नहीं तो मुझे हिंदुओं का कायदा सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि 14 बरस के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका संसर्ग उसी आदमी से रहे जिससे उसे ज़िंदगी भर निवाह करना है। और अपने विकास क्रम से दोनों ही एक दूसरे को समझते चलें। लेकिन यह तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 बरस के बीच लड़की की शादी हो या उसे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध दिए थे। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई। नहीं। बहुत ठीक है, तुम 34 बरस के पहले शादी मत करना, अच्छा है। और क्या बताया चंदा ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं, यह कह रहा था आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो देखिए, मैं भूल ही गई, लीजिए सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और अब वह मेरा दोस्त बन गया है और दोस्ती में एक दूसरे से निभाह ही करना पड़ता है। उसने आपसे यह नहीं बताया
कि मैं उसे दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर, और बाहर गए हैं, आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं? हाँ, कभी वो छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ। क्यों? तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो यह बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात ना कीजिए, कविता सुना दीजिए उन्हें, या कविता की किताब दे दीजिए उन्हें। और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बेहद पसंद है, और क्या, चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। यह क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा, देखिए, आप सोचेंगी कि मैं इस तरह से मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं कोई जासूस हूँ, लेकिन असल बात मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती रही, किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझे मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि ये आदमी है जिससे दिल की सच्चाई, जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा उनसे दोस्ती कर लूँ, लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह, और विवाह के बाद अलगाव में भोग चुकी हूँ, इसलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो अब बन ही चुकी हूँ। चाय आ गई थी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय ढाली। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियाँ के बाद कहा, आपके बारे में चंदन ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा मुँह बिगाड़ कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोला, मेरा अनुमान गलत नहीं होता? मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र हैं। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवयित्री ने, शायद मिसेज ब्राउनिंग ने कहीं लिखा था कि वह मेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा, जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर, और सपनों में बनकर भी सपनों से अलग। यह बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ़ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ हैं, और आप उन्हें बतला देंगे कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूँ? बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाने के लिए इंतज़ार कर रहा होगा, उठते हुए पम्मी ने कहा। आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वह अपने ढंग का अकेला आदमी है, यह मैं कैसे कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, देखूं? और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं, माफ़ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ़ हूँ। सुधा झेप गई, उसने आंखें नीची कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा। और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है? जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तरे पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती होंगी। जब पम्मी, जो ईसाई है, इतनी आज़ाद है, उसने सोचा
और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफ़ी में भोलापन तो नहीं पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी और कितनी अच्छी समझ है उसकी, और चंदर की तारीफ कहते नहीं थकती। चंदन के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदन उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदन पर सुधा को गर्व है और उसी चंदन से वह लड़ झगड़ देती है, इतनी मान मनुहार कर लेती है और चंदन सब बर्दाश्त कर लेता है। वरना चंदन के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदन की इतनी इज्जत है। अगर चंदन चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह ना करे, लेकिन चंदन सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है और वह कितना परेशान करती रहती है चंदन को। कभी अगर सचमुच चंदन बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे तब क्या होगा? क्या चंदन यहाँ से कहीं चला जाए तब क्या होगा? खैर चंदन जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई तब क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? अरे पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है और ऐसा प्यार वह करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदन ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज हो गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होल डोल की पेटी पर बक्सुआ खोल लिया था और उठाते ही चंदन के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंदन कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं और ना यही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदन को खत भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों न होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है। और क्या चंदन को मालूम नहीं होगा? यह कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदन नाखुश है, तो क्या चंदन को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई और नींद में उसे पापा या चंदन की चिट्ठी मिली या नहीं यह तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे यह सृष्टि एक बिंदु से बनी है और एक बिंदु में समा गई है, उसी तरह सुधा की यह भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदन के ध्यान से उठी और उसी में समा गई।